अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, सन 9 मई एपीएस और जाफर एक्सप्रेस अटैक, ये वो तमाम सानियात हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासी तारीख को यकसर बदल के रख दिया। एक खून की लकीर भी खींच दी दोस्त दुश्मन के दरमियान। और ये ऐसे वाटरशेड मोमेंट्स हैं कि इनके बाद वाला पाकिस्तान जो है वो पहले वाला पाकिस्तान नहीं रहा। चूँकि अब फैसले होंगे, रूल्स ऑफ द गेम तब्दील हो चुके हैं। पहले भी हुए, जैसे एपीएस के मौके के ऊपर भी रूल्स ऑफ द गेम तब्दील हुए, सन 9 मई के बाद भी रूल्स ऑफ द गेम तब्दील हुए, और अब सन जाफर एक्सप्रेस के बाद भी रूल्स ऑफ द गेम बिल्कुल यकसर बदल के रह गए हैं। तो अब इस तनाजुर के अंदर जब हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के हवाले से एक बड़ा मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ख़ास तौर पे बलोच यूथ जो है उसको एक जो है सेंट्रल पॉइंट बनाया जा रहा है कि जो उनके बड़े सवालात हैं, बड़े जेन्युइन ग्रीवेंसेस भी हैं कि उनको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि हम हमेशा सानियात की पता नहीं क्यों तोजियात पेश करने लग जाते हैं कि नहीं जी ये तो ह्यूमन राइट्स का मसला था, यहाँ पर तो डेमोक्रेटिक राइट्स का मसला था। हम लोग ऐसी टेरर प्रॉक्सीज को, दहशतगर्द दरिंदों को अपीस करने की जानिब जो है बैसित कौम हम चले जाते हैं, उस जानिब हम जवाब तलाश करते हैं। नहीं, दहशतगर्दी हुई थी तो जी इसके पीछे तो ये वजह भी थी, ये वजह भी थी। तो ऐसे में हम उनको जो है एक बड़ी ज़बरदस्त स्पेस दे देते हैं। मगर आज हम उस स्पेस को जो है डिबंक करेंगे। हम आपके सामने रखेंगे कि जो ये फ्रीडम फाइटर दरिंदे हैं, इनके असल मकासद क्या है, वाकई में क्या ह्यूमन राइट्स का कोई मामला है, कोई नजरियाती मामला है, कोई आइडेंटिटी क्राइसिस बलूचिस्तान में। और सबसे अहम तरीन बात ये कि बलोच यूथ जो इस वक्त है, जिनके बारे में एक दावा किया जा रहा है कि उनकी रिजेंटमेंट बड़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और कुछ ऐसे भी आपको बलोच यूथ के एक्टिविस्ट नज़र आते हैं कि जो कि उनकी तमाम तालीमी अखराजात जो हैं वो स्कॉलरशिप के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने उठाए। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम और पंजाब के मेन स्ट्रीम जो है वो फेडरल मेन स्ट्रीम तालीमी इदारों के अंदर उनकी जो है पूरी की पूरी जो है एजुकेशन कंप्लीट होती है। उसके बाद जाकर जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर और अपनी वही मुहिमात तलाश जो है वो तराशना शुरू कर देते हैं रियासत पाकिस्तान के खिलाफ ही। तो उनके हवाले से भी आज सवाल ये है कि जो बहुत सारी बातें और बहुत सारे इल्ज़ाम तराशियाँ पंजाब के हवाले से हो रही हैं, पंजाब को गाली देने से पहले कुछ हक़ाइक़ के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर जो है मुकालमा कर लेना इस वक्त बहुत ही ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है। तो हम ये सवाल अपनी ऑडियंस के सामने आज रखेंगे। बलूचिस्तान की इस वक्त मखदूश सूरत हाल है, क्या उसके ज़िम्मेदार वहाँ का सरदारी निज़ाम है, क्या एस्टैब्लिशमेंट या फौज है, या बलूचिस्तान के हवाले से आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स करने हैं, या पंजाब है, पंजाब को या आप गाली दे सकेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अभी आपके सामने रखेंगे। इसका जवाब जो है वो ढूंढने की, तलाश करने की हम कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पर हमारी जो टारगेट ऑडियंस है बलोच यूथ भी है इस व्लॉग के अंदर, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि अगर आप जो है इतने इंटेलेक्चुअली साउंड हो चुके हैं कि आप रियासत पाकिस्तान के ऊपर, उसकी एग्जिस्टेंस के पास सवालात उठा रहे हैं, अगर आप नजरिया पाकिस्तान को जो है इस वक्त सवालिया निशान बना रहे हैं, तो कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखें। क्योंकि आप बड़े इंटेलेक्चुअल हैं तो मुकालमा जो है तो फिर उस बेस के ऊपर होना चाहिए। अब जो है कुछ हक़ाइक़ हम आपके सामने रखते हैं कि क्या बलूचिस्तान को वाकई में जो है वो पंजाब खा रहा है या पाकिस्तान उसको खा रहा है, बलूचिस्तान के वसाइल को। तो अगर मैं 2024 के एदाद शुमार पाकिस्तानी मईशत में किस किस सेक्टर का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, तो उसके मुताबिक देखिए सर्विसेज सेक्टर उसका 57% पाकिस्तानी मईशत के अंदर कंट्रीब्यूशन था। फिर ज़राअत का कंट्रीब्यूशन जो है वो 23% था पाकिस्तानी मईशत के अंदर। इंडस्ट्री 18% कंट्रीब्यूशन। अच्छा, इसके अंदर जो माइनिंग का सेक्टर है, माइनिंग एंड मिनरल्स है, उसका हिस्सा सिर्फ 3% रहा। अच्छा, वो जो 3% था उसमें से भी सिर्फ 0.1% ही हमारी एक्सपोर्ट्स माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर में से थी। तो यहाँ पर सवाल ये है कि फिर कौन सा पाकिस्तान जो है वो, कौन सा पंजाब जो है वो बलूचिस्तान के वसाइल खा रहा है, अपनी तरक्की को, प्रोस्पेरिटी को एट द कॉस्ट ऑफ बलूचिस्तान वो आगे बढ़ा रहा है। अच्छा, फिर यहाँ पे बड़ा अहम तरीन नुकता ये है कि जो गुज़िश्ता साल 2024 था उसके अंदर बलूचिस्तान का बजट जो ये रवां साल, इसका जो फिस्कल ईयर इसका जो इन प्रोसेस भी है, इसका भी जो जारी और सारी है, हम इसके स्टैट्स आपके सामने रख रहे हैं कि बलूचिस्तान का बजट कितना है। 956 बिलियन रुपीस जो है बलूचिस्तान का बजट है। अच्छा, इसके अंदर जो है तकरीबन 48 बिलियन रुपीस जो है वो रेवेन्यू है जो बलूचिस्तान से टोटल इकट्ठा होता है। यानी कि एक जाने बलूचिस्तान का टोटल बजट कितना है 956 बिलियन, और उसमें से इकट्ठा कितना होता है, पूरे बलूचिस्तान में से कितना रेवेन्यू इकट्ठा होता है, जस्ट 48 बिलियन रुपीस। यानी कि 13% जो है बलूचिस्तान के अपने रिसोर्सेज जो हैं इसको फंड करते हैं, जो 956 बिलियन का हमने फिगर रखा है। मगर जो रेस्ट 831 बिलियन है वो बलूचिस्तान को वफाक से मिलता है। अच्छा, इसके अंदर भी जो 162 बिलियन रुपीस है, जो 162 बिलियन है वो वफाक जो है ऑयल एंड गैस की जो रॉयल्टी के तौर पर बलूचिस्तान को पे करता है, और उसमें से जो 73 बिलियन है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए बलूचिस्तान को दिया जाता है। यानी कि ये जो तमाम का तमाम एक मनफी तरीन, मजमूम तरीन
प्रोपेगेंडा उठाया जाता है कि बलूचिस्तान के वसाइल के ऊपर इस वक्त रियासत पाकिस्तान जो है वो काबिज है, या रियासत पाकिस्तान या बाकी सूबे उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो बाकी के सूबे जो हैं, या पंजाब की अगर बात कर लें तो वो साथ में टैक्स भी देते हैं अपनी आमदन का, और टैक्स देने के साथ साथ वो बलूचिस्तान की डेवलपमेंट को भी फंड करते हैं, चूँकि वफाक के अंदर भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं कि NFC अवार्ड जो है उसके तहत सबसे बड़ा हिस्सा इस वक्त बलूचिस्तान को मिलता है। फिर इसके अलावा हम ये भी देखते हैं 18वीं तरमीम के बाद जहाँ पे एक डेवोल्यूशन ऑफ पावर हमने देखी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बलूचिस्तान की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है इस वक्त वो इतनी ज़्यादा मजबूत मुस्तहकम है कि वो जैसे मर्जी चाहे इन फंड्स को इस्तेमाल कर सकती है, बलूचिस्तान की बहबूद और तरक्की के लिए जैसे मर्जी चाहे जो है इन फंड्स को यूटिलाइज कर सकती है, चूँकि इतनी ज़्यादा 18वीं तरमीम के बाद डेवोल्यूशन ऑफ पावर होगी कि वफाक का सूबे की ऑटोनमी के ऊपर जो ऑटोनमस डिसीजन सूबा ले सकता है उसके ऊपर कोई उसकी सच जो है से नहीं चलती। अच्छा, फिर ये वो वाले बलोच सरदार जो इस सवालात उठाते हैं कि जी रियासत पाकिस्तान जो है वो बलोचों का हक खा रही है, बलोचों का हक मार दिया है रियासत पाकिस्तान ने। अब ज़रा थोड़ी सी उनकी बात कर लेते हैं, जो लोगों के बीच में एक एथनिक स्ट्राइफ, नफरत, मुनासबत और तासुब के बीच बोने वाले जो बलोच सरदार हैं, थोड़ी सी उनकी पर्सनल जायदादों, उनके अख्तियारात, उन्होंने कौन कौन से मनसब संभाले। तो सबसे पहले देखिए जो ये सरदार अख्तर मेंगल साहब इस वक्त जो खबरों की जीनत बने हुए हैं, एक तो इन्होंने मुतनाज़ा ये नारा भी लगा दिया कि जी उधर तुम उधर हम, ये इस किस्म की बातें भी बीच में लेकर आ रहे हैं। कभी कहते हैं कि जी बलूचिस्तान जो है एक ज़िले के ऊपर भी हुकूमती रिट नहीं है, जो कि सरासर झूठ प्रोपेगेंडा है। अच्छा, इनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि वड और खसदार से निकलने वाला संगे मरमर और क्रोमाइट की जो माइंस हैं उनकी लीज जो है वो इनको दी जाती है, यानी कि ये माइंस जो है वड और खसदार वाली इनके कब्जे में है। अच्छा, इसके बाद इसके साथ साथ बोलान और मच के अंदर जो कोयले की माइंस हैं, कोयले की जो कानें हैं, उनकी लीज भी इन्हीं को सरदार अख्तर मेंगल को दी जाती है। और इसके साथ साथ हब, चौकी और कराची के अंदर इनकी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर ये वाला जो तमाम मादनियात निकलती है, इसमें हमने क्रोमाइट संगे मरमर कोयला आपको बताया जो अरबों रुपए की जो है इसको जो सप्लाई की जाती है, अरबों रुपया मुनाफा इसमें से कमाया जाता है। और अभी भी जो है ये चाहते हैं सरदार अख्तर मेंगल के, पता नहीं शायद रिकॉर्डिंग के ऊपर भी कब्जा करना चाहते हैं, पाकिस्तान के मजीद वसाइल को भी हथियाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बलोच अवाम से तो उनका कोई लेना देना नहीं है। फिर हमने ये भी देखा कि नवाब अकबर बुगटी जो बहुत बड़े चैंपियन इस वक्त बलोचों के बनते हैं, इनको जो है बाबाए बलोचिस्तान और पता नहीं कौन कौन से अलकाबात दुश्मन प्रॉक्सी सता करती रहती हैं। थोड़ी सी उनकी बात कर लेते हैं। 2 बार जो है ये सीएम बन चुके हैं, सीएम बलूचिस्तान 2 बार बन चुके हैं, 2 बार ही ये गवर्नर भी बलूचिस्तान के रह चुके हैं। तो इस दौरान, अपने इस टेन्योर के दौरान इन्होंने डेरा बुगटी के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। वहाँ तो अभी भी अस्पताल नहीं है, वहाँ तो अभी भी तालीमी इदारे नहीं है, अगर कुछ है भी तो रियासत पाकिस्तान ने वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। अच्छा, फिर इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि ये जो तमाम सरदार हैं इनकी तालीम जो है वो ऑक्सफोर्ड के अंदर, एचिसन के अंदर अपनी तालीम हासिल करते हैं। उसके बाद जो है तमाम की तमाम जायदादें, पैलेस, महंगी गाड़ियां, पुरतायुश जिंदगी ये तमाम यूरोप के अंदर जो है गुजारते हैं। और उसके बाद एक तिरछी टोपी पहन कर ये बलूचिस्तान में तशरीफ ले आते हैं और ये अपनी आवाम को और अपनी बलोच यूथ को ये बताते हैं कि जी आपके वसाइल पंजाब खा गया है, आपके वसाइल इस्टेब्लिशमेंट, ये फौज खा गई है। वही फौज जो कि मिनिमम तरीन बजट के अंदर भी बलूचिस्तान को इस वक्त दुश्मन प्रॉक्सी से बचाने में मसरूफ है। कहा जाता है कि जी वो आपका बजट खा गई है। अच्छा, फिर इसके अलावा वावेला उठाया जाता है। हमने देखा कि एक नया फिनोमेना बलूचिस्तान का मारंग बलोच की फॉर्म में जो इमर्ज हुआ है, उसके पीछे कौन सी कहानी है? हमने देखा कि जो मिसिंग पर्सन्स की एक स्टोरी बनाई जाती है, दुनिया को बेची जाती है, अक़वाम मुत्तहिदा के आगे जो है एक बड़ी एक सैड स्टोरी एक बनाई जाती है कि बड़ा बड़ा पाकिस्तान के अंदर जुल्म हो रहा है। मिसिंग पर्सन्स, ये मामला क्या है, इसको भी ज़रा डिग आउट कर लेते हैं। हमने देखा कि इससे पहले बड़े बड़े ऐसे वाक़यात में दहशतगर्दी के जिसके अंदर मिसिंग पर्सन्स ही उनका हाथ निकला, यानी वो ज़िंदा होते हैं, वो ऐसे जो ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं दहशतगर्दों के, वहाँ पे तरबियत हासिल कर रहे होते हैं और उनको मारंग बलोच जैसी जो है ये बुज़दिलाना ख़वातीन, जो कि एक गुमराह कुन खून पीने वाली, खून चूसने वाली जो ख़वातीन है, ये कैसे उसको पोर्ट्रे करती हैं, ये मिसिंग पर्सन्स हैं। और वो कहाँ पर मुलविस निकलते हैं, अभी आपके सामने रखते हैं। हमने आपके सामने लास्ट ईयर कोयटा रेलवे स्टेशन के ऊपर एक बहुत ही खौफनाक खुदकुश हमला हुआ था। कितनी कीमती जानें, डजन्स कीमती जानें इसमें ज़ाया हुई थी। तो इसके पीछे रफ़ीक बजिंजो नामी एक मिसिंग पर्सन इसके पीछे निकला था। और ये मिसिंग पर्सन जो है रफ़ीक बजिंजो, इसकी तस्वीर मारंग बलोच उठाए फिरती थी। इसकी तमाम की तमाम तंजीम रफ़ीक बजिंजो की तस्वीरें उठा के जगह जगह प्रोटेस्ट करती थी कि मिसिंग पर्सन है। और यही मास्टरमाइंड और यही खुदकुश हमलावर, मेन खुदकुश हमलावर कोयटा रेलवे स्टेशन ब्लास्ट का निकला। और इसमें कितनी कीमती जानें ज़ाया हो गई।
بھی کوئی ایک بھی مزاحمتی فکرہ آپ کو مارنگ بلوچ اس کی تنظیم کے سامنے سے ملا ہو. جب اس کے سامنے دیکھتے ہیں کریم جان تربت کا رہائشی کریم جان, یہ اس کے پہلے جو ہے گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس کے اوپر جو ایک حملہ ہوا تھا اس کے اندر یہ ملوث تھا کریم جان, اور اس کی ذمہ داری قبول کی تھی بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن. یہ بھی ایک کلعدم دہشت گرد تنظیم ہے, اور کریم جان کا نام بھی مسنگ پرسن کی فہرست میں مارنگ بلوچ نے شامل کیا ہوا تھا, اور یہ بھی جو ہے ایک دہشت گرد حملے میں نکلتا ہے. اچھا پھر آپ کو وہ یاد ہوگا کس طریقے سے ایران کے اندر موجود BLA کے ٹریننگ کیمپس جو ہیں پاک فضائیہ کی شاہینوں نے جو ہے اس کو نشانہ بنایا تھا اور اس کے اوپر بمباری کی تھی. وہ افراد بھی مسنگ پرسنز ہیں, وہ تمام کے تمام دہشت گرد بھی اس وقت مارنگ بلوچ کی مسنگ پرسنز کی لسٹ کے اندر موجود ہیں. اور اس وقت تازہ ترین جو واویلا مچایا جا رہا ہے, ایک اظہار بلوچ نامی ایک نوجوان ہے جس کو جو ہے کہا جا رہا ہے کہ جی مسنگ پرسن ہو گیا یہ بھی, حالانکہ اسے تھانے میں لے جا کر پوچھ گچھ کی گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے تمام قانونی کارروائی کرنے کے بعد اس کو ریلیز کیا گیا ہے. کوئی بھی ریاست جو حالت جنگ میں ہوتی ہے, جس کے اوپر کلعدم تنظیمیں ایک جنگ امپوز کرتی ہیں, کیا اس کا یہ رائٹ نہیں بنتا کہ وہ اس طرح کے نوجوانوں کو جس کے اوپر اس کو شک ہو, جو سوشل میڈیا کے اوپر زہر فشانی کر رہے ہوں, اس کو اٹھا کر لے کر جائے, پوچھ گچھ کرے اور اس کو ذرا ایک دفعہ وارننگ دی جائے؟ کیا دنیا کی کوئی بھی ریاست یہ گوارا کرے گی کہ ایک ایسی کلعدم تنظیم جو ہے وہ شہریوں کو, عورتوں کو, معصوم بچوں کو یرغمال بناتی پھر رہی ہو اور اس کے بعد جو ہے ان کے خون کے ان کا سودا کرتی ہو, ان کو ریاست پاکستان کو بلیک میل کرے؟ کوئی بھی دنیا کا ملک بتا دے اس کا کنڈکٹ کیا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک انفارمیشن وارفیئر کا میدان گرم ہے, ایک ایتھنک اسٹرائف پاکستان میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایک بڑی منظم سازش اس میں کی جا رہی ہے. بھارتی میڈیا کے ساتھ اس کے تانے بانے ملتے ہیں, را کے ساتھ تانے بانے ملتے ہیں کہ کس طریقے سے بلوچوں کو پنجابیوں کے خلاف اکسایا جا رہا ہے, اور ساتھ میں کہا جا رہا ہے کہ یہ آرمی جو ہے یہ نیشنل آرمی نہیں ہے, یہ آپ کی پاکستان کی آرمی نہیں ہے, یہ پنجابی آرمی ہے. حالانکہ اس کے اندر آپ خود دیکھ لیں کہ اس میں کتنی زیادہ بلوچوں کی نمائندگی ہے. یہ آرمی اس میں پختونوں کی کتنی نمائندگی ہے, سندھیوں کی کتنی نمائندگی ہے, مائنورٹیز کی کتنی نمائندگی ہے. یہ تو ایک نیشنل آرمی ہے پاکستان کی. تو یہ جو پروپیگنڈا یہ کام کرنے والا نہیں ہے. آپ کے سامنے ہوگا کہ کس طریقے سے ایک جو عظیم ترین بلوچوں کا رہنما, ایک لیڈر جس کو چاکر اعظم بھی کہا جاتا ہے, 15ویں صدی کا ایک کنگ, بلوچ کنگ جو تھا جس کو میر چاکر خان رند کہا جاتا ہے, اس کا جو مقبرہ ہے وہ سٹ گڑھا پنجاب کے اندر اکاڑا ساہیوال کے مقام کے اوپر اس وقت بھی موجود ہے. اور حکومت پاکستان اس کی تزئین و آرائش کے لیے جو ہے وہ ہر سال ایک بجٹ بھی مختص کرتی ہے کہ اس کو کس طریقے سے انہوں نے ایک نیشنل ہیریٹیج کے طور پر ڈکلیئر بھی کیا ہوا ہے. تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ساؤدرن پنجاب کے اندر رہنے والے بلوچ ٹرائبز ہیں, اگر وہ بھی بلوچستان میں سفر کرتے ہیں یا وہاں جا کر محنت مزدوری کاشتکاری وغیرہ کرتے ہیں, یہ BLA ان کو بھی ٹارگٹ کرنے سے باز نہیں آتی. تو یہ کسی بھی طور پر بلوچوں کی نمائندہ تنظیم نہیں ہے, نہ ہی اس کا کوئی بلوچ کوز ہے, نہ ہی کسی طور پر یہ ہیومن رائٹس کی کوئی جنگ ہے. یہ صرف اور صرف درندگی ہے, یہ صرف اور صرف انسانیت کا قتل ہے. یہ درندے صرف اور صرف جو ہے اپنے مذموم مقاصد کے ریاست پاکستان کے خلاف ایک اعلی کار کے طور پر, ایک پراکسی کے طور پر, دشمن کے ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں. ان کا صرف مسئلہ یہ ہے کہ دشمن ان کی باغ دوڑ پیچھے سے ہلاتا ہے. ان کے باہر بیٹھے ہوئے سردار جو ہے ان کی عیاشیاں جو کہ ختم نہیں ہوتی, اس کو اسپانسر کرنا, اس کو فنڈ کرنا جو ہے وہ بھی اس تنظیم کی ذمہ داری ہے. تو اس میں جو ہے ہر محب وطن پاکستانی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ حقائق کے اوپر بات کرے, وہ فیکٹس کے اوپر, سٹیٹس کے اوپر بات کرے. اگر آپ نے جو ہے اپنا مکالمہ صرف اور صرف زینوفوبک اور ریشسٹ مینٹالٹی کے ساتھ تو کرنا ہے, تو اس کے بعد تو پھر ریاست آپ کو جواب دے گی. اور اب لگتا ہے کہ تمام دہشت گردوں کا انکلوڈنگ BLA کلا کما کرنے کا وقت آ چکا ہے, کیونکہ رولز آف دی گیم تبدیل ہو چکے ہیں. اپنی میزبان ساکھان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.